कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर रामदास राय जी, मंच पर उपस्थित सालू जी, सामने बैठे विद्यार्थियों, शोधार्थियों, प्यारे बच्चों, हम लोग अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में भाषाई विमर्श कर रहे हैं, उनकी चुनौतियों और समाधान पर बात कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने भाषा का चयन किया और भाषा के चयन में आप लोग तो डर रहे हैं कि तमिल वाले फूक रहे हैं, मराठी वाले फूक रहे हैं, हमको तो हिंदी और नहीं फूक दिया। क्यों भैया? क्योंकि भाषा विज्ञान में काम नहीं करता, तो भाषा में काम करना चाहता था और 4 लड़के JRF हुए थे हिंदू कॉलेज से, 4 में मैं एक था। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से 6 लोग हुए थे, उसमें से एक था, लेकिन MPhil में एडमिशन नहीं हुआ, वेटिंग से। जब नहीं हुआ तब हंगामा मचा, उसका नहीं, सर्विस का नहीं हुआ। मैं जब भाषा के लिए सुपरवाइजर मांग रहा था तो मेरे ही सुपरवाइजर MPhil में जो भाषा के थे नहीं, उन्होंने कहा तुमको नौकरी कौन देगा? तो मैंने उनसे कहा था, सर मैं आपसे नौकरी नहीं मांग रहा हूँ, आपसे मैं सुपरवाइजर मांग रहा हूँ, वो मेरे में दम होगा तो मैं नौकरी छीन। आप मराठी से कहाँ से कर पाएंगे? सर हैं बैठे हुए, आप विश्वविद्यालय में देख लीजिए कितने लोग भाषा के। चुनौती बाहर नहीं है, चुनौती हमारे ही है। हमको तो दिक्कत नहीं होती है, मैं तो खूब घूमता हूं, मिजोरम भी घूम आया, उत्तर प्रदेश को चले ही जाते हैं, त्रिवेंद्रम, केरल और आपका नीचे कन्याकुमारी, रामेश्वरम सब घूम आया, सब जगह मेरा काम चल गया और मुझे कोई मारा नहीं। और मार तुम अपने घर में खाते हैं। हमें लगता है कि भाषा को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं और इस भ्रांतियों का जवाब हम कैसे देते हैं? आत्ममुग्धता है। हमको फ्रेंच नहीं आती है, हमको हमारी भाषा के अलावा दुनिया की सारी भाषाएं नहीं आती, फिर भी हम एक मंच से खड़ा होकर देते हैं कि इसके लिए दुनिया की किसी भाषा में शब्द नहीं। यह आत्ममुग्धता है, ये स्वयं को नष्ट करता है। चुनौती अंदर है, बाहर नहीं। चुनौती अंदर कैसे है? हम ही लोग जब बात करने लगेंगे तो भाषा बोली में भेद करने लगेंगे, हम ही लोग बात करने लगेंगे तो शिष्ट और लोग और क्या क्या बात करके बात करते हैं। अभी मैं दिल्ली गया था एक जगह विश्वविद्यालय में ही, और मेरी चर्चा होने लगी कुछ अपने विद्वान मित्रों से, तो मैंने ऐसे ही कहा कि भाई जब मैं काम कर रहा था तो मुझे बताया गया कि कविता में व्याकरण का कोई ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा थोड़ी छूट होती है। हमने कहा मैं आपसे इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि मैं बड़ा मेहनत किया, मेहनत करने के बाद मैं कविता में भाषा की किसी कमी को खोज नहीं किया, कहीं कोई शिथिलता हो, तो मुझे लगा कि कविता से अधिक सशक्त व्याकरण या कहीं भाषा की संरचना और कहीं होती है। अगर कविता में थोड़ा सा आप लोग कोई कविता उठाइएगा और उसकी संरचना में थोड़ा सा दाएं बाएं कर दीजिएगा, आप देखिए कविता का अर्थ तो कतई ही नहीं निकल सकता। कविता में तो विराम से अर्थ बदल जाता है। तो हम ही मानने को तैयार नहीं है कि बोली में और भाषा में व्याकरण होता है कि नहीं होता है, और व्याकरण को छोड़ दीजिए उनकी संरचना होती है कि नहीं। दिक्कत यहाँ से है। और मुझे लगता है
कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भाषा का मामला आया है, इसमें एक चुनौती से लड़ने के लिए तो व्यवस्था कर दी गई है, और वो है जो सबसे अच्छी व्यवस्था, जिसके लिए आज से लगभग मैं कहूँ 31 वर्ष पूर्व जब मैं पढ़ रहा था विश्वविद्यालय में, तो हमारे एक वाइस चांसलर हुआ करते थे प्रोफेसर BR मेहता, वो हम लोग विभाग में आए थे कार्यक्रम में, और उन्होंने कहा कि भाई केवल अनुवाद पर आपको PhD दे देनी चाहिए। सिर्फ किसी अच्छी पुस्तक का अगर अनुवाद किया जाए बढ़िया, तो भी उस पर भी PhD दें तो शायद आपके यहाँ काम हो। यानी आज से 31 वर्ष पहले हम लोग इस बात की चर्चा करते थे कि हमारे हिंदी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे हिंदी में जो ज्ञान की विभिन्न विधाएं हैं वो उपलब्ध ही नहीं, उनकी पुस्तकें ही नहीं उपलब्ध। लेकिन अब जो है इस NEP ने उसकी व्यवस्था कर दी। NEP ने IITI के संस्थान की स्थापना की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, 100 करोड़ रुपया दिया गया। और एक बहुत बड़ा काम, मैं कहूं कि हमारे नौजवानों के लिए बहुत बड़ा काम आने जा रहा है आने वाले समय में, अनुवाद का। भारत की सभी भाषाओं में ज्ञान की जितनी विधाएं हैं, उन विधाओं की पुस्तकों का अनुवाद शुरू होगा। समय लगेगा, लेकिन ये परिवर्तन खड़ा होगा। आप यदि पूरे दुनिया का वातावरण देखें तो दुनिया में जो अंग्रेजी के लिए लाचारी हम लोग भी दर्शाते हैं, बहुत लोग बताते हैं कि अंग्रेज नहीं आए होते तो हम लोग शायद आज ऐसे नहीं होते, इसी तरह से अंग्रेजी नहीं होती तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। इस तरह की बातें लोग करते हैं। वो क्यों करते हैं ये समझने का क्या। रशियन में काम होगा, अपने देश में बता दीजिए कितने लोग हैं जो रशियन जानते हैं। फ्रेंच का काम हो, किसी भी दुनिया की भाषा में काम होगा, उस मूल टेक्स्ट से पहले उसकी अनुवादित टेक्स्ट आपके पास उपलब्ध है। यानी फ्रेंच में आप पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसका वर्जन आपको उपलब्ध हो जाता है। तो दुनिया में कुछ नया हो रहा है, इसके लिए यदि अंग्रेजी ही हमारा आधार है तो निश्चित तौर से प्रश्न तो उठेगा ही कि अंग्रेजी आप जानते हैं तो उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। एक पुस्तक है ऑफ ग्रामोलॉजी, सब लोग विद्या को पढ़े होंगे, डिकंस्ट्रक्शन के सबसे अधिक एक कर सकते हैं, सबसे अधिक चर्चा हमारे ही यहाँ पता नहीं अंग्रेजी में होती है। अब तक उसकी पुस्तक हिंदी में उपलब्ध नहीं है। अभी जरूरत है हमें हिंदी भाषा में, मैं हिंदी भाषा न करके यदि भारतीय भाषाओं को कहूँ कि भारतीय भाषाओं में अच्छी पुस्तकों का जो अभाव है, उस कमी को जिस दिन हम पूरा कर लेंगे, अंग्रेजी की हमें कोई जरूरत नहीं है। पूर्वांचल में मैं लंबे समय से लगभग 26-27 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ तो सब बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं। तो अगर वो पुस्तकें आने लगेगी तो यहाँ के बच्चों को भी वो मटेरियल, वो सामग्री उपलब्ध हो जाएगी जो दिल्ली या बड़ी जगहों के बच्चे पा जाते हैं, तो हमें लगता है उस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो एक जो बड़ा काम NEP ने किया है। दूसरा एक जो चर्चा में तो रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझे समझ में नहीं आया। मैं भी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि प्राथमिक शिक्षा विदेशी भाषा में होना चाहिए। मैंने किसी भी शिक्षा शास्त्री को यह कहते हुए नहीं सुना, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं कहां से गांव में भी अंग्रेजी मॉडल के स्कूल खोलने की योजना चल रही थी। और ये जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी, वही इसका सूत्र है। अभी कुछ दिनों पहले तक मैं भी कुछ विद्यालयों की संस्थाओं से जुड़ा हूँ, मेरे सामने आया कि नहीं डॉक्टर साहब, विद्यालयों में संख्या इसलिए घट रही है कि ये बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग अपने विद्यालय अंग्रेजी मॉडल बनाए। मैंने कहा भाई क्षमा करिएगा, कम से कम मुझे जिस दिन हटा लीजिएगा यहाँ से, मैं हट जाऊंगा, तो आप जो मन में आए सो करिए। यह जो एक परिवर्तन हो रहा था, उस पर
राष्ट्रीय शिक्षा नीति जोड़ करती है कि प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन मैं इसी को सबसे बड़ी चुनौती मानता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई और 2020 से आज 5 साल हो गए, और जो हमारा विजन 2030 का है, जो 2030 तक हम शिक्षा नीति में परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो पिछले 5 साल में तो हमने किसी भी कॉन्वेंट स्कूल या किसी भी शहर में ये हमने सुना ही नहीं कि हिंदी माध्यम किसी स्कूल में शुरू कराया गया, अंग्रेजी माध्यम वाले हिंदी माध्यम शुरू कराया। फिर दूसरी एक बड़ी बात है, आप प्राथमिक क्यों कह रहे हैं? हम लोग तो प्राथमिक मातृभाषा में पढ़े ही हैं, हिंदी में पढ़े ही हैं। 6 के बाद, 6वीं के बाद परिवर्तन किया गया। बहुत सारे लोग, यही गोरखपुर में लोग इंटर तक हिंदी माध्यम से पढ़ते थे और बीएससी जाकर अंग्रेजी माध्यम से किया, लोगों ने बीए अंग्रेजी माध्यम से किया। फिर अगर सिर्फ प्राथमिक लेना चाहते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप चाहते क्या हैं, क्योंकि होना यह चाहिए कि पूरी शिक्षा का माध्यम आपकी भारतीय भाषा होनी चाहिए। ये जब मैं कह रहा हूं तो इसके मेरे पास कुछ डेटा भी हैं, या डेटा ना कहिए, कुछ उदाहरण है जीवन। 1-2 उदाहरण दूंगा। संचालक महोदय आप निश्चित हिसाब करिएगा, क्योंकि क्या है कि मंच और विषय तो बड़े खतरनाक चीज होते हैं। ये विषय लंबा है, लंबा खींच सकता है। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। वो भी प्रोफेसर हैं, असम के रहने वाले। वो प्रोफेसर हैं मिजोरम में, जो चकमा बेल्ट है, चकमा काउंसिल है, वहाँ के कॉलेज में प्रोफेसर। वो मेरे साथ शिमला में 1 महीना रहे, हम लोग एक कमरे में रहे। तो मैं देखता था कि जब वो प्रश्न करता था वो हिंदी में करता था, पेपर लिखता था अंग्रेजी में लिखता था। तो मैंने कहा ये बताओ, मैं भाई हिंदी वाला हूँ, मेरा दिमाग तो घूमता रहता है। मैंने कहा बताओ, मैं देखता हूँ तुम लिखते अंग्रेजी में हो, पूछते हिंदी में हो, ये बताओ तुम बीए किस भाषा में किया? तो उसने कहा हमने मसली में किया, एमए अंग्रेजी में किया। हमने कहा एक मेरा प्रश्न ये बताओ कि अगर तुमको एमए हिंदी माध्यम से करना होता तो तुमको सुविधा होती कि अंग्रेजी माध्यम से? कहा हिंदी माध्यम से सुविधा होती है। कहा हम हिंदी में इसीलिए प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी में हम सहज होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में असहज होते हैं, लेकिन मजबूरी है कि लिखना अंग्रेजी में ही, हमारे अंग्रेजी में सब चलता है। मैं आपको बताऊं, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। एक बहुत बड़े प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यही जौनपुर के पास का रहने वाला, ज्योग्राफी में। यही गांव का कॉलेज है, कर्रा कॉलेज, डोभी कॉलेज है, तब गांव है। वहां से एमए ज्योग्राफी करके गए दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद टी स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। अंग्रेजी जानते इससे नहीं। उस लड़के ने साल भर मेहनत किया और उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, और उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से, इससे मैं तो सीनियर प्रोफेसर हैं, लगभग मैं बता रहा हूँ, ये भी घटना मान के चलिए कि लगभग 26-27 साल पहले वो दुनिया के 17 देशों में पेपर पढ़ चुका था। एक लड़का जो एमए हिंदी में माध्यम से करके गया, और वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में धारा प्रवाह आज की डेट में बोलता है। अगर आप लोग सोशल मीडिया में जुड़े हुए तो सुनते भी होंगे। ये भाषा का मामला ही नहीं है। अगर उस भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में सामग्री उपलब्ध होगी तो हमें अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी नहीं जानते सीख लेंगे। मैंने बताया, कहते ही हम लोग की बूढ़ा तोता क्या अपने राम नाम सीखेगा। मैंने आपको उदाहरण दिया, वो व्यक्ति हम मिलवा। वास्तविकता ये है कि हमारी नीति में हो या न हो, किसी ने कहा हो या न कहा हो, लेकिन अंग्रेजी जबरदस्ती थोपी जाती है। और एक और उदाहरण मैं बताऊंगा आपसे। आप सब लोग कहीं न कहीं प्रशासकों से मिलते होंगे, तमाम आईएएस अफसर से। आपको रेयर में आईएएस मिलेंगे जो कहेंगे कि हिंदी पढ़ने से भी आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। जितनी ये प्रशासनिक लॉबी है, ये मानते ही है कि हिंदी में भी पढ़ाई कुछ हो सकती है। और मेरा ये मानना है कि यदि जैसे
तुर्की ने तो किया, एक दिन में बदल दिया। तो अगर सरकारी स्तर पे यह तय हो जाए कि हिंदी भाषी क्षेत्र हिंदी में पढ़ाई होगी, रेफरेंस बुक आप अंग्रेजी में क्यों, फ्रेंच में पढ़िए, रशियन में पढ़िए, रशियन में रिसर्च होना रशियन में पढ़िए, जापानीज में पढ़िए, भाषा पढ़ने में कौन सी समस्या है। तो अगर इस तरह से किया जाए तब जाकर के ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो मंशा वो पूरी होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये प्रशासनिक अमला है। ये वो लोग हैं जो बताते हैं कि दुनिया में कौन सी भाषा जान जाएंगे तो आप दुनिया के विद्वान हो जाएंगे। मैंने प्रश्न किया कि दुनिया की कोई ऐसी भाषा बता दीजिए जिसके बोलने और जानने वाले सभी लोगों को नौकरी मिली हो। नौकरी तो सबको मिल ही नहीं सकती, काम मिल सकता है तो वो देश भारत ही है जिसके हर नौजवान के हर हाथ में काम था, चाहे वो भाषा पढ़ा हो या नहीं पढ़ा। हम लोग रोजगार से देखते हैं, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय से हम लोग निकले तो वहां सारे रोजगार परक हो गए। रोजगार परक ये हो गए कि अब भक्ति काल आदिकाल पढ़ाने वाला कोई प्रोफेसर नहीं मिलेगा, इतना रोजगार परक पाठ्यक्रम बना दिया गया। दुनिया में कोई मॉडल तो दिखाइए कि जिस मॉडल को पढ़ाने के बाद सबको नौकरी मिल जाती हो। अगर ऐसा मॉडल नहीं है तो आप शिक्षा से नौकरी को क्यों जोड़ रहे हैं? रोजगार का काम बीए करा देने से नहीं, रोजगार का काम सरकार की और तमाम नीतियों से है। और हमारे यहाँ रहा है, हमारे यहाँ हर हाथ को काम रहा है। और जब काम रहा है तो आप पढ़िएगा, एंगस मेडिसन की पुस्तक है जो 2000 वर्षों का इतिहास लिखा है आर्थिक, कि कैसे हमारी भारत हमारा 17वीं 18वीं शताब्दी तक दुनिया का जो जीडीपी था उसमें 33% तक की भागीदारी हमारी रही। तो भाषा का मामला जो मेरे समझ में बात आती है कि ये भाषा का मामला कहीं न कहीं से कर सकते हैं कि जो उपनिवेशवादी सोच है। एक बात आप लोगों ने और सुना होगा, अब कितनी सच्चाई है कितना आरोप मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो बहुत रोगी हूं। ये जो वैदिक ग्रंथ हैं या जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, लोग पंडितों ने बताया ही नहीं सकता। सब लोग ज्ञान को जान जाएंगे तो दिक्कत होगी। आप लोग मुझे बताएंगे कितने लोग कानून की सब किताबें पढ़े हुए हैं? कितने लोगों ने पढ़ा है कि ये अपराध करेंगे तो दंड मिलेगा? हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि कानून ये मान के चलता है कि आपको सब कुछ पता है, इसलिए आप अपराध नहीं। हमको कोर्ट में छूट है कि आप अपनी बहस कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और आज आजादी के 75 साल और हम 100 साल के करीब पहुंचने जा रहे हैं, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं से ये मान के चलिए कि जो चुनौती है हमारे निर्णय के स्तर पे है कि हमको एक बार निर्णय लेना पड़ेगा। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस दृष्टिकोण से मैं मानता हूं कि एक ऐसा कदम है जो भारत का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, कायाकल्प करेगा। इसी में से निकलेंगे जिनकी शिक्षा भारतीय भाषाओं या अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी जो मातृभाषा है उसमें से होगी। और इसी से सरकार की इच्छा शक्ति से कई जगह हमने सुना मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू हो रही है। जब इस दिशा में जाएंगे तो काम सफल होंगे। बस एक मेरा निवेदन है कि आप जिस भी फील्ड में हो, आप जो भी रिसर्च करिए, आप अपनी भाषा में करिए, अपनी भाषा में लिखिए। अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं तो जिसमें चाहे लिखिए, लेकिन अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो चाहे किसी भी डिसिप्लिन के आप हो, किसी भी अनुशासन के आप हो, आप फिजिक्स के हो, गणित के हो, किसी के भी हो, आप अपनी भाषा में लिखिए। और बंधुओं, एक बात का मैं खत्म करूंगा, एक शब्द और आया है, ये विषय लंबा है इसलिए मैंने कहा था समय हो गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं भारतीय ज्ञान परंपरा पर पिछले 2 महीनों से उलझा हुआ हूं और मुझे लग रहा है कि हम लोग पाश्चात्य ज्ञान परंपरा पर पूरा चल रहे हैं।
एक उदाहरण दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। एक पुस्तक है सूफी वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस पर। 1895 में उन्होंने 75 फीट दूर से ब्लास्ट किया था माइक्रोवेव से बारूद को। 75 फीट दूरी से उन्होंने माइक्रोवेव से पिस्टल की गोली चलाई थी और उस पर 1896 में मार्कोनी को पेटेंट मिला था। हम लोग जानते हैं कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया। हमारे ज्ञान की चीजें हमें पता ही नहीं। अब जगदीश चंद्र बोस बांग्ला में लिखे होते, उसका हिंदी में अनुवाद हो गया होता, तो हम कतई ये मानने को तैयार नहीं होते कि मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया था। ऐसे ही हमारे वेदों में मैं पढ़ रहा हूं, नासदीय सूत्र 7 सूत्र हैं ऋग्वेद में। उस 7 सूत्र में जो उत्पत्ति का सिद्धांत है सृष्टि का, उस 7 सूत्र में उसकी व्याख्या पूरी दी हुई है। मैं उस पर काम कर रहा हूं, इसलिए उस पर बात अपनी नहीं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने हमको सुन लिया। जय हिंद।